अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरियाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हुए कुछ जबरदस्त मुकाबले। स्पेन और स्वीडन के दरमियान खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फाइनल का टिकट कटवा लिया। वर्ल्ड कप के दूसरे खेले जाने वाले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मन लीग के 60 साल मुकम्मल होने पर कुछ यादगार और बेहतरीन लम्हात देखिए आज के प्रोग्राम में। जर्मन बुंडेसलीगा का आगाज होगा 18 अगस्त से। लीग के इफ्तिताही मैच का आगाज करेगी पिछले सीजन की विनर टीम बायर्न म्यूनिख। क्या हैरी केन बना पाएंगे मजबूत बायर्न म्यूनिख को? आरबी लाइप्जिग सुपर कप जीतने के बाद अपना पहला मैच खेलेगी लिवरक्यूजन के साथ। पिछले साल बेहतरीन परफॉर्म करने वाली डॉर्टमंड अपना पहला मैच क्लोन के साथ खेलेगी। क्या जूड बेलिंगम के जाने से इस सीजन डॉर्टमंड होगी कमजोर? अमेरिका में मेसी के जादू में कोई कमी ना हुई। इंटर मियामी को लीग कप के फाइनल में पहुंचा दिया। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी की तरफ से आया बड़ा बयान। सऊदी प्रो लीग जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अल नसर के लिए बड़ी खबर। मैनचेस्टर सिटी के स्टार खिलाड़ी टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। और चेल्सी के कौन से खिलाड़ी हैं जो सऊदी प्रो लीग से मायूस होकर टर्किश लीग में चले गए? मोरक्को के लिए वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले गोलकीपर यासीन बोनो ने कौन सी लीग ज्वाइन कर ली? मैनचेस्टर यूनाइटेड के हैरी मैग्वायर ने किस क्लब को दिखाई लाल झंडी? ये सब कुछ देखिए तफसील से आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में शामिल करेंगे फुटबॉल की दुनिया में क्या चल रहा है। गोल्डन बूट लेटेस्ट में क्या है हमारे पास ऐसी खबरें जो आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर ये आप देख रहे हैं मोहम्मद सलाह के बारे में। मोहम्मद सलाह हैज रिपोर्टेडली ऑथराइज्ड सऊदी अरेबियन representatives to open negotiation with Liverpool over a potential transfer this summer। ये हरी झंडी दिखा दी है और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ये भी जा रहे हैं और इनका भी अभी करियर ख़त्म नहीं हुआ, ये भी खेल सकते हैं कुछ साल। इस खबर को किस तरह से देखते हैं अफरीदी? लाइक एनवायरनमेंट तो इनके सूटेबल एनवायरनमेंट है इनको, लेकिन लिवरपूल बेचारी पहले ही लड़खड़ा रही है। जी बिल्कुल। और जैसे उन्होंने देखा है, अब देखें लिवरपूल में कोई प्लेयर भी नहीं आ रहे। मोस्टली उन्होंने चेल्सी को तरजीह दी है जो काइसिडो और रोमियो थे। और ओवरऑल इन्होंने देखा है कि अगले साल जाने के बजाय इसी साल, क्योंकि एक बैंड वैगन का सिलसिला बन गया है। अब हर प्लेयर जो है ना, अब जो एक हिचकिचाहट थी ना खिलाड़ियों में वो ख़त्म होगी है और हर प्लेयर जो है ना वो सऊदी प्रो लीग की ऑफर्स ये लिवरपूल के लिए भी खतरा है, खतरनाक। यानी सीज़न का आगाज़ था, पहला मैच था जो ड्रॉ किया है उन्होंने प्रीमियर लीग का। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मोहम्मद सलाह को नज़र आ रहा है कि लिवरपूल इस साल भी प्रीमियर लीग में कुछ खातर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी, जिस वजह से उन्होंने समर में जाने का ऐलान किया? अब वो तो देखना पड़ेगा कि ये जाते हैं या नहीं जाते और क्या मुहर्रिकात हैं इनके जाने का। अब अभी तक तो इनके एजेंट, अब अगर लेटेस्ट बयान हफ्ते पहले वाला आप देख लें तो इनके एजेंट ने कहा था कि इस साल सवाल ही पैदा नहीं होता, वो प्रीमियर लीग में ही रहेंगे। लेकिन अभी जो रूमर्स कह रहे हैं कि इनके इंटरनल कैंप से इंफॉर्मेशन ये आ रही है न्यूज़ कि साला जो है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर इस साल भी डील पॉसिबल हो सकती है, मेरे लिए बेस्ट सूटेड डील, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब यही है कि वो ऑब्वियसली पैकेज ही मेन चीज़ होता है, कितना पैकेज उनको देते हैं। अब नेमार को जो पैकेज दिया है वो ऑलमोस्ट 400 मिलियन तक पहुँच रहा है। तो इन्होंने भी देखा होगा कि अगर मेरी वैल्यू क्वाड्रुपल या मतलब 6 टाइम्स बढ़ रही है, 7 टाइम्स बढ़ रही है, तो क्यों ना अभी कैश इन कराए। जो मुस्लिम प्लेयर्स हैं उनको ये भी है कि वहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा है और वो वहाँ पे एडजस्ट बड़ी जल्दी हो सकते हैं। जैसे साडियो माने और बेंजेमा ने उमरा भी किया है, तो वो भी एक चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है इनको कि ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे इनको वेट करना पड़ता था कि इतने अरसे बाद लीग्स का ख़त्म होंगी, उसमें फैमिली को भी टाइम देना है, फिर आप जाएँ और अपना जो है वो रिलीजियस जो अपनी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करें। ऑब्वियसली इतना हैक्टिक स्केजुअल भी नहीं होगा जितना यूरोप का हैक्टिक होता है कि आपने मिड वीक भी खेलना है, वीकेंड पे भी खेलना है। और दूसरा ये कि अब साला के लिए रहने के लिए कुछ खास है नहीं, उन्होंने और क्या अचीव करना है। लिवरपूल में तो प्रीमियर लीग भी जीत गया, चैंपियंस लीग भी जीत गया। और चलिए ये बड़ी अच्छी खबर है सऊदी प्रो लीग के लिए कि साला ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और होपफुली हम मोहम्मद सलाह को जो है वो समर के बाद या मे भी नेक्स्ट ईयर सऊदी प्रो लीग में खेलते हुए देखें। नेक्स्ट खबर क्या है और ये भी लेटेस्ट है और ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी एक्सेप्ट ऑफर फ्रॉम अल नसर फॉर अमायरिक Laporte, Spain centre back into final 2 years of contract
ये भी जो है वो जा रहे हैं, ये ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं सिटी के, जो सऊदी प्रो लीग के लिए उनको ऑफ़र हो गई है। वैसे ये मुझे हैरानी हुई है कि इतने मजबूत खिलाड़ी, क्योंकि अच्छे खासे ये खिलाड़ी हैं, ऑल्दो जॉस्को ग्वार्डियोल को उन्होंने ख़रीदा है, लेकिन ये एक नंबर 1 बैकअप थे और मोस्टली मैचेस में स्टार्ट भी करते थे। दूसरा स्पेनिश जो रूट्स थे इनके, वो पेप गार्डियोला के साथ ज़्यादा अलाइन भी करते थे और काफ़ी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। सबसे पहले जो ट्रस्ट इन्होंने 2-3 सीज़न आप देखेंगे ऑलमोस्ट प्लेयर ऑफ द सीज़न बनने के करीब आ गए थे, और अब अचानक से ये एक न्यूज़ आई है, और ये मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी को शायद इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। आप देखें बेंच स्ट्रेंथ उनकी वीक हो जाएगी, बेशक अगर आप अभी स्टार्टिंग 11 में। दूसरी तरफ आप दूसरे एंगल पे अगर देखें तो इस एज का जो लड़का है, ये इनकी भी अभी काफ़ी उम्र है, खेल सकते हैं। सऊदी प्रो लीग के लिए कितना बूस्ट है इनके जाने से? ऑब्वियसली अल नसर के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट है, क्योंकि अल नसर ने अभी तक कोई डिफेंसिव खिलाड़ी नहीं खरीदा था। और अगर दूसरी बात की जाए, अल अहली ने अपनी टीम को काफ़ी मजबूत कर लिया है, और अल इत्तेहाद ने भी खिलाड़ी ख़रीद लिए हैं। अब अल हिलाल जो था वो पीछे रह गया था, क्योंकि अल हिलाल ने जो प्लेयर्स खरीदने की कोशिश की थी वो एम्बापे ने भी इनकार कर दिया, मेसी ने भी इनकार कर दिया, लेकिन अब जो एकदम से इंजेक्शन आई है अल हिलाल की तरफ से, तो अब अल नसर जो था वो उन्होंने सिर्फ रोनाल्डो को और अभी साडियो माने को ख़रीदा। ब्रोजोविच भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन डिफेंसिव साइड पे उन्होंने कोई परचेज़ नहीं किया था, तो ये बहुत ही अच्छा परचेज़ है। चलिए लेट्स सी किस तरह से ये जो है वो अल नसर के लिए खदमात देते हैं और कितना उनको उनके परफॉर्मेंसेस में मुस्बत साबित होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक खबर ऐसी है जो बहुत से लोगों के दिल टूटे होंगे। चेल्सी हैव रीच्ड वर्बल एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल वाया ग्लाटासाराय फ्रॉम हकीम जियच ट्रांसफ़र। टर्किश लीग में जा रहे हैं हकीम जियच। अफरीदी थोड़ा सा रिमाइंड भी करा दें कि ये जो थे वो बड़े ज़बरदस्त खेल रहे थे। मोरक्को के लिए तो वर्ल्ड कप में इन्होंने बेहतरीन खेला ही है, लेकिन अपनी टीम जो क्लब लेवल पे खेलते हैं उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे। उसके बाद सऊदी प्रो लीग ने इनको वहाँ से तोड़ा, अगर ये कहा जाए तो गलत भी होगा। सारा कुछ हो गया और फिर मेडिकल पे आके थोड़ी सी बात ख़राब हुई, और वो भी एक लेम एक्सक्यूज़ था। उसके बाद ना ये उधर जाने के लिए मतलब जा सकते थे वापस, फिर उन्होंने टर्किश लीग में जाना बेहतर समझा। ऑल्दो ग्लाटासाराय जो है वो टर्किश लीग का एक बहुत बड़ा क्लब है। जी बिल्कुल। अब इनका जो है वो थोड़ा सा इसमें चेल्सी को भी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और अल नसर को भी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जब ये पीएसजी के साथ इनकी डील हो चुकी थी, अगर जनवरी ट्रांसफ़र विंडो की बात की जाए, तो तब ये ऑलमोस्ट पीएसजी के साथ एग्रीमेंट भी कर चुके थे, इवन पेरिस में पहुंच चुके थे खुद। लेकिन वहाँ से फिर इनको खबर आई कि चेल्सी ने 12 बजे से पहले आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, तो चेल्सी ने जो एक बार डॉक्यूमेंट्स भेजे वो गलत भेजे, फिर एंड टाइम करीब आ गया था और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे, वो भी एंड में गलत साबित हुए। उसके बाद जो तीसरी बार भेजने थे तो उसके लिए टाइम ही नहीं बचा था, 12 बजे जो था वो डेडलाइन क्रॉस हो गई थी, और हकीम जियच काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि वो ऑलरेडी पहुंच चुके थे पेरिस में, तो उधर तो बात नहीं बनी। फिर अभी समर में हमने देखा कि अल नसर के साथ ऑलमोस्ट उनकी एग्रीमेंट हो गई थी, चेल्सी भी राज़ी, अल नसर भी राज़ी, हकीम जियच भी राज़ी। एंड में मेडिकल के दौरान अल नसर को लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं इनको, तो उन्होंने बहाना बनाया कि इनका मेडिकल जो है वो इनके टांग में कोई इशू है, तो इसकी वजह से ना हम अभी डील जो है वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। हालांकि इंटरनल खबर ये थी कि इनको प्रेशराइज़ किया गया था कि आप अपनी 40% जो सैलरी है हम आपको जो इनिशियली ऑफ़र की थी उससे कम पे आए, हम आपको ख़रीदेंगे, इतने में हम आपको सैलरी आपको नहीं देंगे। तो इन्होंने फिर वो एक तरह से फ्रस्ट्रेट हुए कि ये क्या बात हुई, आपने जो इनिशियल एग्रीमेंट किया था। तो उन्होंने अपने टांग की तस्वीर लगाई फिर इंस्टाग्राम स्टोरी में भी और पोस्ट में कि ये देखें आई एम परफेक्टली फ़ाइन, और फिर अल नसर के साथ उन्होंने ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दी वो डील। और अभी क्योंकि इतना अनफॉर्चुनेट हो गया था और चेल्सी में भी इनकी जगह नहीं बन रही थी, तो इन्होंने फुटबॉल खेलने के लिए कहीं तो जाना था। एक टर्किश लीग काफ़ी अच्छी लीग है, ख़ास करके गलाटासराय एक चैम्पियन टीम है, लेकिन फिर भी जिस लेवल का ये खिलाड़ी है किसी बड़े किसी और क्लब में जो है वो खेलना चाहिए था। एनीवेज लेट्स सी, आगे भी कोई खबर आ सकती है। अब चेल्सी देखते हैं कि यहाँ पर भी ये डील इनकी फाइनल होने देती है या नहीं होने देती। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और ये भी मोरक्को के प्लेयर हैं और ये हैं गोलकीपर यासीन बोनो। अल हिलाल हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट विद द सेविया टू साइन यासीन बोनो ऑन 19 मिलियन फिक्स्ड
फ्री प्लस एड ऑन्स अप टू 21 मिलियन पैकेज। अच्छा पैकेज है ये यासीन बोनो के लिए, और अल हिलाल ने ये एक बड़ी साइनिंग की, आपको लगता है? हाँ, अब जैसे प्रीवियसली भी हम बता रहे थे कि अल हिलाल जो था वो साइनिंग्स के मामले में थोड़ा सा पीछे रह रहा था। अब बाकी क्लब जो थी वो मुतहर्रिक थी, ख़ास करके अल अहली ने एंड टाइम पे बहुत अच्छी साइनिंग्स की हैं, जिसमें फर्मीनो, रियाद मारेज बहुत बड़ी साइनिंग है उनके लिए। तो उन्होंने टीम मजबूत कर ली थी। अब अल हिलाल की बारी थी। अल हिलाल ने भी एकदम से जो नेमार और अभी यासीन बोनो को ख़रीद लिया है, इससे उन्होंने अटैक और डिफेंस दोनों को बैलेंस रखा है और काफ़ी अच्छे गोलकीपर है। बायर्न म्यूनिख के साथ इनकी डील बन रही थी, लेकिन अब ऑब्वियसली जब सऊदी अरब की तरफ से ऑफर आती है तो वो सैलरी तो कोई भी मैच नहीं कर पाता। तो सैलरीज बहुत बड़ी देते हैं, 4 टाइम्स 5 टाइम्स जो यूरोपियन लीग से उससे ज़्यादा देते हैं। तो यासीन बोनो ने भी, क्योंकि मुसलमान खिलाड़ी भी हैं, कल्चरल एक क्लोजनेस बेनिफिट भी उनको नज़र आया और वहाँ चले गए हैं। और देखिए अल हिलाल, अब सऊदी प्रो लीग तो बहुत मजबूत होती जा रही है, सारी टीम्स में 2-2 3-3 खिलाड़ी ऐसे आ गए हैं। लेट्स सी आगे फ्यूचर में वो जो कहा जाता है कि 4-5 साल लगेंगे, क्या उतने अरसे में ही सऊदी प्रो लीग रिकग्नाइज हो पाएगी या उससे कम अरसे में अपने आप को मनवा लेगी? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, और ये हैरी मैगवायर्स मूव टू वेस्ट हैम नाउ ऑफ। ये ऑफ हो गई है। हैरी रिस्पेक्ट वेस्ट हैम बट देयर वाज नेवर एन एग्रीमेंट ऑन पर्सनल टर्म्स, सोर्सेज क्लोज टू मैगवायर सेज। उन्होंने लाल झंडी दिखा दी है वेस्ट हैम को। जी बिल्कुल, बहुत कम ऐसी न्यूज़ होती हैं कि फब्रिजियो भाई उन पे हेयर वी गो कह दें और वो फिर ऑफ हो जाती हैं। फिर उनको भी काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है ट्विटर पे जी। तो अब ऑब्वियसली वेस्ट हैम के साथ एग्रीमेंट तो एक तरह से हो गई थी। अब हैरी मैगवायर के जो फैमिली की तरफ से खबरें आ रही है, हैरी मैगवायर ने खुद तो नहीं बोला कि उनकी वेस्ट हैम के कोच डेविड मॉयस के साथ कोई बात नहीं हुई थी। ये मीडिया में ही सब कुछ आ रहा था और मीडिया रिपोर्ट कर रही थी, बल्कि ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा था। दूसरा जो बात असल बात है इस डील के ऑफ होने का, उसमें यह कि हैरी मैगवायर नहीं चाह रहे थे जाना, लेकिन एरिक टेन हैग को नहीं पसंद थे और एरिक टेन हैग किसी भी सूरत इनसे जान छुड़ाना चाह रहे थे। इस वजह से ये डील हो रही थी कि एरिक टेन हैग ने कहा कि मैं तो आपको खिलाऊंगा नहीं, बेंच पे बैठेंगे आप, तो अगर ये आपको मंजूर है तो रहें वरना आप जाएं। तो अब मसला क्या आ गया है कि क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो अभी ओनर्स हैं, ग्लेजर्स फैमिली, वो स्पेंड नहीं करी। वो कह रही है कि हम एक पैसा भी नहीं देंगे क्योंकि हमने तो क्लब बेचना है, तो हम अब क्यों इन्वेस्ट करें क्लब में। अब नए खिलाड़ी खरीदने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को मसला बना हुआ है। तो अब अगर इनके पास अल्टरनेटिव ही नहीं है, मैगवायर को बेचेंगे तो इनके पास बेंच पे कोई नहीं होगा, तो मजबूरन जो है वो अब एरिक टेन हैग ने कहा है कि इनको बस रहने दे। ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स जो आप तक हमने पहुंचाई फुटबॉल की दुनिया में, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो आपको सिर्फ हमारे शो पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में आप शामिल करेंगे फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं सेमीफाइनल तक ये मरहला अफरीदी पहुँच गया और बहुत ही शानदार सेमीफाइनल्स हुए हैं व्यूवर्स। और पहला जो सेमीफाइनल हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है स्पेन वर्सेस स्वीडन। स्पेन वो टीम थी जिनके बारे में अफरीदी ने कहा था कि ये फाइनल में मुझे खेलती हुई नज़र आ रही है, और वो बिल्कुल ठीक हो गया है। फाइनल में पहुंच गई है स्पेन, और स्पेन ने ये मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीता है। जी हाँ, 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर स्पेन ने इस फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अफरीदी, कितना क्लोज मैच था आपको लगता है? क्योंकि आखिरी जो 15 मिनट थे उनमें ये गोल्स हुए हैं, और पहले गोल के बाद फिर 7 मिनट बाद दूसरा जो गोल, यानी मैच का दूसरा गोल, वो स्वीडन ने किया और मैच को बराबर कर दिया, और उसके 3 मिनट बाद फिर स्पेन ने गोल किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, क्योंकि आप देखें कि स्वीडन की डे 1 से ये स्ट्रेटजी थी कि वो डिफेंस पे ही मोस्टली रिलाई कर रहे थे और काउंटर अटैक पे गोल करते थे, जैसे उन्होंने यूएस को भी इसी तरह शिकस्त दी। और बाकी भी उनका जो रन देख लें ग्रुप स्टेज में, जहाँ पे वो स्ट्रॉन्गर, मतलब जो जब वो वीकर अपोनेंट्स के साथ खेलती थी तो अटैक करती थी, लेकिन अगर अपने से मजबूत ओपोनेंट के साथ जब भी उनका मैच हुआ है तो वो काउंटर अटैक पर ही लाई करती थी। अब स्पेन जो थी, क्योंकि वो एक बहुत ही मजबूत टीम थी और इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि उनको फाइनल भी जीतना चाहिए। अब इस मैच में स्पेन ने लीड तो ले ली थी, लेकिन उसी तरह अब डू और डाई हो गया था स्वीडन के लिए, क्योंकि सेमीफाइनल था। अगर इसमें वो एक गोल से भी हार जाते तो आउट ही होना था। उन्होंने फिर अटैक करना शुरू किया और उनको गोल मिल गया था,
लेकिन वो फिर स्पेन ने दोबारा से गोल कर लिया। ओवरऑल मैच को तो स्पेन ने डोमिनेट किया, लेकिन स्वीडन ने अपनी चलिए स्टैट्स पे नजर डालते हैं और देखते हैं कितनी डोमिनेंस दिखाई है स्पेन ने और स्वीडन ने क्या अचीव किया इस सेमीफाइनल में। 6 शॉट्स आप देख रहे हैं स्वीडन की तरफ से थी, 13 शॉट्स स्पेन की तरफ से थी। शॉट्स ऑन टारगेट 3 थे स्वीडन की तरफ से, 2 थे स्पेन की तरफ से, दोनों को कन्वर्ट किया उन्होंने। पोजीशन आप देख रहे हैं 63%, जैसा अफरीदी कह रहे हैं, डोमिनेंस दिखाया स्पेन ने। और 37% पोजीशन स्वीडन के पास था। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, कॉर्नर्स दोनों टीम्स को 3-3 मिले हैं। अब फाइनल आगे आ गया है अफरीदी। स्पेन का कहा नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे हुए और हमने ये प्रेडिक्ट किया था आपने कि स्पेन जो है वो इस फाइनल में मुझे नज़र आएगी। हालांकि लोग शायद ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीम्स को कह रहे थे। आपको अब फाइनल के लिए कितनी तैयार नज़र आ रही है? ये परफॉर्मेंस ऐसी थी कि जो फाइनल में आपको लगता है कि स्पेन जीत सकती है या कुछ और करना पड़ेगा? स्पेन की टीम वाकई में बहुत मजबूत है और 2 टीमें जो मुझे नज़र आ रहा था वो दोनों ही पहुंच गई हैं और मुझे कोई हैरत नहीं होगी इन दोनों में से कोई भी जीता है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि जो स्पेन का मैंने रन देखा है पूरे वर्ल्ड कप में वो थोड़ी सी ऊपर है। मेरी नज़र में थोड़ी सी इंग्लैंड से एज उनको हासिल है, क्योंकि उनकी जो ओवरऑल टीम है, वैसे तो इंग्लैंड की भी टीम, लेकिन स्पेन की सारे प्लेयर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सारे जो हैं इनफॉर्म प्लेयर्स हैं। बार्सिलोना की एक विक्टोरियस टीम चैंपियंस लीग भी जितवा चुके हैं और लीगा भी जितवा चुके हैं और हर खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखें इस मैच में जो पहला गोल सलमा पेरेलो ने जो स्कोर किया है वो एक यंग 19 इयर्स ओल्ड की खिलाड़ी है और उनकी बारे में इतने अमेजिंग स्टोरी है उनकी कि वो पहले एथलीट थी, 6 साल की उम्र में ही एथलीट थी और 12 साल की उम्र में ये अपने से ज़्यादा उम्र के एथलीट्स के साथ रन मतलब जो एथलेटिक्स थी उसमें भाग रही थी और ये बाकियों से इतनी तेज़ थी कि इन्होंने गलत लाइन में चली गई थी और जब आप रॉन्ग लाइन में चले जाते हो तो उसमें आप थोड़ा सा पीछे 6 सेकंड का गैप आ जाता है आपका। तो उसके बावजूद भी इन्होंने वो रेस जो है वो आराम से सबसे पहले ही जीत ली थी। तो इनको एथलेटिक्स में भी अगर अभी डाल दें तो इवन जो एथलेटिक्स में जिन्होंने बाद में गोल्ड मेडल जीते हैं फीमेल में, उनसे इनकी स्पीड ज़्यादा थी। अब इनको पर्सनली फुटबॉल पसंद था तो फुटबॉल चूज़ कर लिया और अभी मेजर एक सेमीफाइनल स्टेज पे उन्होंने गोल भी कर दिया। बिल्कुल। और यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं रियल मैड्रिड के लिए खेलती हैं क्लब लेवल पे और स्पेन के लिए बेहतरीन इन्होंने मैच में परफॉर्मेंस दी है। ट्रेसा को हमने जो है वो यहाँ पर फीचर किया। आप इनके स्टैट्स देख रहे हैं, 8.9 इनकी रेटिंग है, असिस्ट 1 किया, एक्यूरेट पासेस 81% है, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 2 हैं, टचेस जो थे वो 84 थे और टैकल्स जो 1 किए हैं वो 100% थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स जो हैं वो 100% थी और पासेस इनटू फाइनल 10 थे। जिस तरह अफरीदी आप बात कर रहे हैं, आपने जिनकी बात की ये वो नहीं है, लेकिन ये प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी हैं और आपको लगता है अब मतलब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि स्पेन के कितने % चांसेस हैं ऐसी प्लेयर, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और ऐसे फाइनल में लगता है डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, इसी के साथ आएंगे? प्रेडिक्शन क्या है आपकी? मुझे पर्सनली लगता है कि स्पेन को मैं 55% चांस ही दूंगा, थोड़ा सा एज मैं दूंगा। ऑल्दो दोनों टीम्स जो हैं वो बहुत बैलेंस हैं। इंग्लैंड में भी मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो टीम वर्क पे ही इन्हिसार कर रहे हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाती हैं खिलाड़ी। चले बिल्कुल इंग्लैंड की बात करेंगे और यहाँ पर स्पेन ने जो है वो 2-1 से ये सेमीफाइनल जीतकर इस फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप फीफा वुमेन्स के। और यहाँ पर हम दूसरे मैच की बात करने जा रहे हैं, वो है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच इसलिए था कि ऑस्ट्रेलिया हॉट फेवरेट समझी जा रही थी और इंग्लैंड के बारे में मेरी प्रेडिक्शन थी कि इंग्लैंड फाइनल जीतेगी यानी इस वर्ल्ड कप को जीतेगी और फाइनल में तो पहुंच गई है, आगे देखते हैं। और बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से, 1 के मुकाबले में 3 गोल से जो है वो इस शिकस्त दी है उन्होंने इस सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, क्या परफॉर्मेंस बुरी थी, किस तरह से मुकाबला नहीं कर पाए इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ तक पहुँची है बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस के साथ शायद नहीं पहुंची, इस पर हम बात करेंगे। अफरीदी को क्लिनिकल परफॉर्मेंस नहीं थी इंग्लैंड की, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। ऐसे ही लग रहा था कि बस कुछ तो गोल्स, वो ये दूसरा गोल तो ऐसे था जैसे मतलब आप क्या कह सकते हैं कि इतनी नाअहली जो है वो डिफेंडर की तरफ से कि 2 दफ़ा उन्होंने बॉल को क्लियर करने की कोशिश की, नहीं हुई। स्ट्राइकर पीछे थे, उनको बॉल मिला, उन्होंने आराम से गोल कर दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया को इतने मौके मिले, ऑफ कोर्स सैम कर का वो पहला गोल शानदार गोल था। आपको नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था ये मैच?
वाकई में जितने चांसेस ऑस्ट्रेलिया को मिले और जिस तरह की पोजीशन थी ऑस्ट्रेलिया के पास, जो होम एडवांटेज भी था, वैसे तो सेमीफाइनल तक रसाई भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, हिस्ट्री में पहली बार किया था। लेकिन ये टीम जो थी वो फाइनल में भी पहुंच सकती थी, ख़ास करके इस परफॉर्मेंस पे तो वैसे भी उनको पहुंचना चाहिए था। इंग्लैंड जो है वो अपना बेस्ट मैच बिल्कुल भी नहीं खेली, जो टूर्नामेंट में बाकी मैचेस इससे काफ़ी बेहतर खेली है। इसमें तो लेकिन इसमें बिल्कुल इंग्लैंड जो थी वो सेकंड फेवरेट थी अगर ओवरऑल मैच देखा जाए। और ये भी लक बाय चांस, मतलब कुदरत ने साथ दिया तो जीत गए, वरना आप हालात तो नहीं थे। हाँ, क्योंकि अब स्पोर्ट्स में ना एक चीज़ जो है व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा अहम है, अनफोर्स्ड एरर्स। ये एक वर्ड आप याद रखें, जो भी टीम सबसे ज़्यादा एक टीम जो सबसे ज़्यादा अनफोर्स्ड एरर्स करेगी वो हारेगी, और जो सबसे कम अनफोर्स्ड एरर्स करेगी वो जीतेगी। अब अनफोर्स्ड एरर्स वो होते हैं जो आपको अपोजिशन जो है वो फोर्स नहीं करती, आपकी अपनी गलती होती है। अब जैसे ये डिफेंडर थी, अब इंग्लैंड के खिलाड़ी उनके साथ अब यहाँ पे एक गोल से बराबर था मैच, और वो गोल अगर ना होता तो शायद हालात कुछ और होते। हाँ, और उसके बाद आप देखें कि सैम कर बहुत ही वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, चेल्सी को उन्होंने प्रीमियर लीग जितवा, उसके बावजूद भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग गोल किया। लेकिन आखिर में उनको भी 2 ऐसे चांसेस मिले जो सैम कर किसी और दिन अगर होती या चेल्सी के लिए खेल रही होती तो वो फिनिश कर लेती। तो ये थोड़ा सा अर्जेंटीना वाला हिसाब लग रहा है जो वर्ल्ड कप में उनके साथ हुआ है। एनीवेज स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस दोनों टीम की तरफ से। आप देख रहे हैं 15 शॉट्स से इंग्लैंड की तरफ से 12 थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शॉट्स ऑन टारगेट 5 इंग्लैंड की तरफ से 4 थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पोजीशन आप देख रहे हैं 58% था इंग्लैंड के पास, 42% था ऑस्ट्रेलिया के पास। पासेस भी आप देख रहे हैं और पास एक्यूरेसी देख रहे हैं। कॉर्नर्स 5 मिले हैं इंग्लैंड को, 6 मिले हैं ऑस्ट्रेलिया को। अब फ्रीदी, आपको लगता है ये वाली इंग्लैंड की टीम अगर फाइनल में गई तो पहले हाफ में ही शायद फाइनल अपने हाथ से गवा बैठे? नहीं, ऑब्वियसली दूसरी तो स्पेन है, दूसरी तरफ स्पेन है, और ये भी है कि वो इस मैच से भी देखिए भी कि क्यों इनसे ये अब ओवरऑल मैच तो अच्छा खेली है, लेकिन क्लिनिकल चांसेस जो हैं वो ज़्यादा एक तो ऑस्ट्रेलिया को मिले, दूसरा ऑस्ट्रेलिया की गलतियों की वजह से इंग्लैंड आगे गई है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इनको ये देखना पड़ेगा कि अपने स्किल से स्पेन को हराना है। अगर स्पेन से गलतियां नहीं हुई तो फिर मुश्किल हो सकता है इंग्लैंड के लिए, मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये बात भी देखने की है कि इन्होंने जो अनफोर्स्ड एरर्स हैं उनसे फ़ायदा भरपूर उठाया इंग्लैंड ने, और लेट्स सी फाइनल में क्या करते हैं। लेकिन मुझे यही लगता है कि ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड के नाम होने जा रहा है। आपकी जो प्रेडिक्शन थी 55% आपने स्पेन को दिए, और कुछ अर्सा पहले भी शोज़ में मुझे याद है आपने स्पेन को कहा था कि स्पेन मुझे नज़र आ रही है फाइनल जीते हुए, और मैंने कहा था इंग्लैंड नज़र आ रही है। आपको याद, व्यूवर्स करवा दें, मेंस वर्ल्ड कप में भी हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई थी। जो मैंने प्रेडिक्ट किया था अर्जेंटीना का वो साबित हुआ, जो आपने प्रेडिक्ट किया था फ्रांस का वो भी सही साबित हुआ था। तो लेट्स सी यहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन कितनी सही साबित होती है, इंग्लैंड जीती है या स्पेन। ये फाइनल के बाद हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो है लॉरेन हेम्प, प्लेयर ऑफ द मैच भी है, इंग्लैंड की तरफ से खेलती हैं और मैनचेस्टर सिटी के लिए भी ये खेलती हैं। और आप देख रहे हैं रेटिंग इनकी 8.5 है। गोल जिन्होंने जो किए हैं वो एक किया, एक्यूरेट पासेस जो है वो 93% थे, असिस्ट एक किया है, एक्यूरेट क्रॉसेस 100% थे, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स जो थी वो 100% थी, और जो टचेस थे वो 47 थे, 46। जी हाँ अफरीदी, कुछ ऐसे प्लेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं इंग्लैंड में जो विनर्स हैं, वो मेंटालिटी नज़र आ रही है? हाँ बिल्कुल, और उसमें क्लोई कैली जो हैं वो हमेशा से इम्पैक्टफुल प्लेयर है। उन्होंने फाइनलिस्मा में और यूरो का जो फाइनल था उसमें भी विनिंग जो किक थी वो लगाई थी। और इस तरह के खिलाड़ी हैं जो यूजुअली आई पे नहीं आते, लेकिन अगर आप क्लोजली 90 मिनट मैच देखेंगे तो उसके बाद ही आपको उनके इम्पैक्ट का पता चलेगा। दूसरे इनकी गोलकीपर जो है मारिया आर्प्स, वो काफ़ी बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। मोस्टली जो है वो एले टॉन और अलिसिया रोसो ये लाइमलाइट्स ले जाती हैं क्योंकि गोल्स मोस्टली स्कोर करती हैं, और बेशक वो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी भी हैं, लेकिन ये क्लोई कैली और इस तरह की जो मारिया आर्प्स जैसी खिलाड़ी हैं, वो लूसी ब्रॉन्ज, एंड में इम्पैक्ट जो मैच होता है, बड़ा मैच होता है, मैंने इनको हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। तो अब देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा अब इसमें जो है प्रेशर हैंडल कौन अच्छे तरीके से करता है, फाइनल वही जीतेगा। अब मैंने प्रेडिक्शन कर दिया, मुझे लगता है कि स्पेन के जो खिलाड़ी हैं, इवन जो सलमा के बारे में मैंने कहा, उनकी जो सबसे ख़ास बात है 19 साल में इतनी कॉन्फिडेंस के साथ क्यों खेलती है कि वो प्रेशर जो है वो उनके ऊपर आता ही नहीं है। उन्होंने बचपन से, उनको शौक़ है इस चीज़ को खेलने का, तो प्रेशर लेती ही नहीं है। अब दूसरी अलेक्सा पुटेयस जो हैं वो इंजरी के बायस पूरा वर्ल्ड कप
स्टार्ट तो नहीं कर पाई, लेकिन इस मैच को उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो बहुत एक प्लस पॉइंट है। पूरी टीम जो है वो पूरे जो टॉप 11 है वो ही स्टार्ट कर रही है स्पेन की। अब हार्मोसो, रोडांडो और बोनमाती तो पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है। अब बाकी जो सलमा थी उन्होंने भी इस मैच में कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल, और ये फाइनल बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है इस फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का, और ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कितनी व्यूवरशिप आई है इस फाइनल की, और फीफा को जो उन्होंने सेट किया था क्या उसको मीटअप कर पाई है। हालांकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो उन्होंने नहीं उस तरह से दिए थे जो लेना चाह रही थी कंपनीज। आप पाकिस्तान से जहाँ से भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप में भी टैलेंट है, फुटबॉल का स्किल्स हैं, तो आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। अपनी वीडियोस बनाएं और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो वीडियोस भेजें, और आपकी वीडियोस को हम फीचर करेंगे प्रोग्राम में। और जो भी वीडियोस इन सब में सबसे ज़्यादा बेहतर होगी, उन साहब को, उस बच्चे को भी हम इस स्टूडियो में दावत देंगे, और न सिर्फ दावत देंगे बल्कि फास्ट स्पोर्ट्स पूरी हेल्प आउट करेगा उनको पाकिस्तान के कैंप तक जाने में। तो जल्दी करें, अपनी वीडियोस भेजें, और प्रोग्राम को रिपीट भी अगर आप देखना चाहते हैं तो fastsports.tv ये हमारी वेबसाइट है जहां पर आप देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल फास्ट स्पोर्ट्स पीके जहां पर आप देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और शहरयाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफ़िज़।